बीजेपी फॉर्मर प्रेसिडेंट, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए श्री नितिन गडकरी जी का। थैंक यू। नितिन जी, आपका अभिनंदन है। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कुल मिलाकर देश में नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार वापस लौट के आई है, लेकिन इस बार नंबर थोड़ा कम आया तो लगा कि ये सरकार थोड़ी हिचकोले खा के चलेगी, लेकिन 1.5 साल से ये गाड़ी सरपट दौड़ रही है। क्यों? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ये देश के आम लोगों के मन में देश के विकास की चिंता है जी। और विशेष रूप से पिछले 50-60 साल में जो परिस्थितियां रही, उसकी तुलना में इस 11 साल में देश की प्रगति और विकास सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से हो रहा है, उसके कारण पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ रहा है और लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है जी। अब जो लोग निगेटिव है, कितना भी अच्छा काम हुआ तो भी उनको आखिर निगेटिव बात ही करनी है, उनको तो कोई रोक नहीं सकता। पर जो इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर है, वो इस बात को समझते भी है, रिकॉग्नाइज भी करते हैं और सरकार की नीतियों का समर्थन भी करते हैं। जी, एक सवाल आपसे यही है कि एक व्यक्ति जिसका एडमिशन इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, उसको हाईवे मैन कहा जाता है, आपको हाईवे मैन कहा जाता है, क्यों? ये मुझे पता नहीं, मैं तो नितिन गडकरी हूं और वही कहना लोग मुझे कहेंगे पसंद करूंगा। अब ये मैं 95 से इस क्षेत्र से संबंधित हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में जब हमारी सरकार आई थी तो मुंबई में 55 उड्डान पुल, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे ये करने का सौभाग्य मुझे मिला। बाद में मोदी जी आने के बाद इसी डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला। अब वो स्वाभाविक रूप से इतने साल हाईवे, रोड, ब्रिजेस, टनल्स इसमें काम कर रहा हूं, तो बाला साहब ठाकरे मुझे कहते थे कि ये पुल करी है गडकरी के बजाय। तो कभी ना कभी कोई बातें कुछ मजाक में कही जाती है, तो ऐसी बात कही होंगी लोगों ने। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस तरह के बदलाव की बातें करते हैं, क्या आपको लगता है वो संभव भी हो पाएगा भारत के अंदर? क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ चीजें चलती तो हैं लेकिन दूर तक नहीं जाती। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि इसी होटल में आज से 6-7 साल पहले जी एक चैनल के प्रोग्राम में मुझे एक पत्रकार ने पूछा था कि इलेक्ट्रिक कार अगर आप बोल रहे आएगी और रास्ते में अगर बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब देश में इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक कार्ट, अब इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक ट्रक भी आई है, तो और कोई बंद नहीं पड़ी है। अभी एक 6-7 दिन पहले मैंने सोनीपत में एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया कि मुद्रा, कांडला और जेएनपीटी के कंटेनर डायरेक्ट पंजाब हरियाणा के यहाँ सोनीपत में आएंगे और वो जो ट्रक है वो बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आएंगे। एक बार बैटरी अंदर डाली ट्रक में 50 से 60 टन उसकी कैपेसिटी है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 1 लीटर डीजल में जितना एवरेज मिलता है उसके लिए कॉस्ट आती है 115 रुपए जी, और इसके लिए कॉस्ट आती है 12 रुपए। तो हमारे देश में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ये सबसे बड़ी समस्या थी। अभी IIM बेंगलोर, IIT कानपुर और IIT चेन्नई ने अध्ययन किया और उन्होंने ये कहा कि हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ये 5 से 6% कम हुई है। हमारे देश में 16% थी, 6% कम, यानी हम 10% पे आए। और अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में 12% है और चाइना में 8% है। और जिस प्रकार से हम रोड बना रहे हैं, फ्यूल में बदल कर रहे हैं, तो मैं आप विश्वास के साथ आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आने वाले दिसंबर समाप्त होने के पहले
हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट पे यानी 9% पे आएंगी जी। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 16% से 9% आएगी तो 7% जो बचेंगे, इससे वर्ल्ड मार्केट में हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक सवाल मेरा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करते हैं, यहां पर भी सब लोग करते होंगे, लेकिन अभी भी एक हेजिडेंसी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने में। मैं आपको दो चीजें बताता हूं कि ये हेजिडेंसी क्यों है। एक तो हाईवे में गाड़ी बंद हो गई तो चार्ज कहां से होगी, दूसरा लगता है गाड़ी फट ना जाए, ये निश्चित तौर पर है, और कुछ गाड़ियां महंगी हैं। आपकी तीनों बातों का संबंध वस्तुस्थिति के साथ नहीं है। पहली बात, सवाल है ये, मैं आपको बता रहा हूं जी, पैसेंजर ईवी में 15.4% इंक्रीज हुआ है और पेट्रोल और डीजल वाहन में 4.2% हुआ है। दो पहिया ईवी में 33% इंक्रीज हुआ है, पेट्रोल और डीजल में 14% हुआ है। तीन पहिया में 18% इलेक्ट्रिक में इंक्रीज हुआ है और पेट्रोल डीजल में 6% हुआ है। ईवी बाजार की जो समस्या है उसमें भारतीय ईवी बाजार की क्षमता 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपए की होगी और 1 करोड़ की सालाना बिक्री और 5 लाख डायरेक्ट रोजगार उपलब्ध होंगे। और दो पहिया क्षेत्र में 400 प्लस स्टार्टअप्स आए हैं और इसमें 21% वृद्धि हुई है। और मैं आपको बड़े अभिमान के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे देश की टू व्हीलर बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, ये सबका टू व्हीलर का 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है। आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है कि 2014 में हम 7वें नंबर पे थे, अभी 6-7 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए। पहले नंबर पर यूएसए है 78 लाख करोड़, दूसरे नंबर पर चाइना है 49 लाख करोड़ और हम लोग हैं 22 लाख करोड़। और मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि आने वाले 5 साल में हम पहले नंबर पर आएंगे विश्व में और निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत, यह एक प्रगतिशील समृद्ध भारत का सपना हम पूरा करेंगे। ये इंडस्ट्री है जिसने अभी तक 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब दिया। यही इंडस्ट्री है कि जिसने राज्य सरकार और भारत सरकार को जीएसटी के माध्यम से सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू दिया और यही इंडस्ट्री है जिसने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए। तो मुझे लगता है कि यही हिंदुस्तान की रफ्तार है। गाड़ियां तेजी से दौड़ेगी और इकोनॉमी भी तेजी से दौड़ेगी। अच्छा, गाड़ियां तो तेजी से दौड़ रही हैं, लेकिन ये बीजेपी तेजी से क्यों नहीं दौड़ रही है? अध्यक्ष की दौड़ में पीछे क्यों नजर आ रही है? बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब आएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है देश का। मैं बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से यह सवाल पूछ रहा हूं। आपने अच्छा कहा कि आप पूर्व अध्यक्ष को सवाल पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि वर्तमान अध्यक्षों को पूछेंगे तो ज्यादा संयुक्तिक होगा, वही आपको बता पाएंगे। कहीं आप तो फ्यूचर अध्यक्ष नहीं हो? नहीं, मैं नहीं मैं बनूंगा नहीं। कोई आपकी योजना भी नहीं है बनने की या बनाने की? मैं बनने की कोई योजना भी नहीं और मुझे भी बनना नहीं। लेकिन आजकल आप न्यूज मेकर हो। न्यूज मेकर इसलिए हो, कांग्रेस कह रही है, और कांग्रेस का क्या आरोप है मैं पढ़ के बता देता हूं। कांग्रेस के कुछ बड़े आरोप है। उनका आरोप है कि गडकरी पॉलिसी बना रहे हैं, उनका बेटा प्रॉफिट कमा रहा है और गडकरी परिवार को एथेनॉल पॉलिसी का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। ये कांग्रेस का आरोप है। इस पर आप क्या जवाब देना चाहते हैं? आज ये बड़ा मंच है। अच्छा किया आपने सवाल पूछा जी। हमारे देश में 1400 करोड़ इथेनॉल सरकार खरीदती है। उसमें से इथेनॉल आने के पहले हमारी शुगर फैक्ट्री थी जो बेटे चलाते हैं और उसमें अल्कोहल बनता था और टोटल सप्लाई में 0.5% से भी कम उसका सप्लाई है। करीब 500-550 उद्योग इथेनॉल सप्लाई करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इथेनॉल का टेंडर निकलता है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री निकलती है और इथेनॉल की प्राइस कैबिनेट में पास होती है। पहली बात, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, आइसोब्यूटेनॉल, हाइड्रोजन, अभी मैं हाइड्रोजन की गाड़ी में आया हूं जी। मैं ये सब प्रचार इसलिए करता हूं कि हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है। ये दिल्ली के लोग जानते हैं कि इसके कारण 40% प्रदूषण दिल्ली का फॉसिल फ्यूल के कारण है। लोगों का जिंदगी कम होती जा रही है और 22 लाख करोड़ देश के इकोनॉमी के बाहर जाना
क्या भारत स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? क्या 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट खत्म नहीं होना चाहिए? क्या देश में जो प्रदूषण हो रहा है उसके बजाय अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल देश में तैयार करके हम प्रदूषण को समाप्त नहीं करना चाहिए? देश के किसान अगर अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधनदाता बनते हैं जी, क्या देश के ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा? एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। लेकिन ये देखिए, कांग्रेस एक मेरी जी, बात सुन जी, लीजिए। जी, हमने मक्के से कौन से इथेनॉल बनाने का निर्णय किया, तब मक्के का भाव मार्केट प्राइस 1200 रुपए क्विंटल थी, और जैसे ये निर्णय हुआ तो मक्के की प्राइस, मार्केट प्राइस 2800 रुपए क्विंटल हुई। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, दो राज्यों के किसानों में 2800 रुपए प्राइस होने के कारण 45,000 करोड़ रुपए किसानों के जेब में गए। क्या किसानों का भला नहीं होना चाहिए? लेकिन क्या ये पूरा इथेनॉल का मैं लेकिन बना? कांग्रेस ये बात नहीं समझ रही। कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है अपने कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पे, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सभी एक ही तरह की बात लिख रहे हैं कि परिवार को फायदा करने के लिए नितिन गडकरी ने ये पूरा खेल खेला, इससे तो गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। उल्टा कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल ने ट्वीट करा है। पहली बात तो ये पूरी बात झूठी है। ARAI करके पर आप टारगेट क्यों हैं? हाँ? आप कांग्रेस के टारगेट पे क्यों आ गए हैं अचानक? नहीं, मैं किसी का टारगेट नहीं, मैं किसी की चिंता नहीं करता। मुझे ध्यान में आता है 2013 में जब आप दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे तो पूर्ति का मामला सामने आया था जिसमें कुछ नहीं निकला। वो भी झूठा निकला, उसमें कुछ नहीं निकला था। पहली बात तो ऐसी है कि जो बातें हैं उसको कोई वस्तुस्थिति का आधार नहीं। 550 लोग इथेनॉल सप्लाई कर रहे हैं और उसमें 0.5%, 0.05% वो है, वो नहीं के बराबर है। और इसलिए मैं इथेनॉल की बात करता हूं, हाइड्रोजन की बात करता हूं, इलेक्ट्रिक की बात करता हूं, मैं मक्के के किसानों की बात करता हूं, मैं इलेक्ट्रिक की बात करते हुए हाइड्रोजन की गाड़ी में आया हूं। तो ये अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल का प्रचार करता हूं तो सब क्या मैं तैयार करता हूं क्या? एक और सब मेरे घर में तैयार होता है क्या? क्या कांग्रेस वो पार्टी? मैं आपको एक प्रश्न, वो कहते हैं एक कंपनी बनाई और कंपनी का शेयर दोगुना, मतलब जो कहानी वो बता रहे हैं वो मैं बता रहा हूं उनको कोट करते हुए। वो कह रहे कंपनी बनाई, कंपनी का शेयर बहुत बढ़ा दिया गया और फिर ये पॉलिसी लेके आ गई और गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, इससे गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। पहली बात, कोई गाड़ी का इंजन खराब नहीं हुआ। ब्राजील में जी 1949 से इथेनॉल शुरू है और अभी मेरे पास एक गाड़ी है फ्लेक्स इंजन की, जो टाटा, अभी टोयोटो की है, अब टाटा, महिंद्रा, टोयोटो, हुंडई सब बना रहे। 100% इथेनॉल। पेट्रोल का भाव 120 रुपए लीटर और इथेनॉल का भाव 65 रुपए लीटर। और मेरी जो इनोवा गाड़ी है जो मैं यूज करता हूं, उसका पेट्रोल के तुलना में एवरेज जो मिलता है, अगर तुलना की जी तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव आता है। वो 60% बिजली तैयार करती है। क्या इन लोगों के पैसे नहीं बचने चाहिए? क्या देश का इंपोर्ट नहीं बचना चाहिए? क्या दिल्ली प्रदूषण से मुक्त नहीं होनी चाहिए? क्या किसानों को अच्छे भाव नहीं मिलने चाहिए? आखिर ये सब बात किसी व्यक्ति के इंटरेस्ट में थोड़ी। और कल अगर इलेक्ट्रिक कार आई, कल अगर इथेनॉल के फ्लेक्स इंजन की कार आएगी तो राहुल गांधी उसमें घूमेंगे तो उनकी भी बचत होगी, वो नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, अगर मैं पूछूं, आप कांग्रेस के आरोपों को एक लाइन में क्या जवाब देना चाहते हैं? इतने सारे आरोप हैं। आपने प्रश्न पूछा इसलिए मैंने उत्तर दिए। जी, मैं न जवाब दिए न देना चाहता हूं। इसका कारण है कि इस देश की जनता समझती है कि क्या सच है और क्या झूठ है, और ऐसी फालतू बातों के जवाब देने का कोई कारण नहीं है। और उसके लिए आप कहते हैं फालतू के आरोप हैं ये सारे? सर मैं पूछता हूं ना, आपको चैलेंज देता हूं आपको कि 550 लोग सप्लाई कर रहे इथेनॉल, 0.05% है, वो भी इथेनॉल शुरू होने के पहले शुगर फैक्ट्री थी। और मुझे बताइए कि 1400 करोड़ लीटर में 1 लाख करोड़ किसानों के जेब में गए, 1.5 लाख करोड़ देश के बच गए, फॉरेन एक्सचेंज कम हुआ। क्या ये देश के हित में? दूसरी बात, एक भी गाड़ी खराब नहीं हुई, एवरेज में कम नहीं हुआ। OEM के मैन्युफैक्चर जो लोग हैं उन्होंने, और ARAI करके जो अथॉराइज इंस्टीट्यूशन है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सर्टिफाई किया। जी, मेरे खिलाफ ये जो न्यूज चली ये पेड न्यूज थी, और ये पेड न्यूज पैसे देकर दिलाई गई थी। और वो जो न्यूज थी वो झूठी गाड़ी खड़ी की,
फिर उसमें चल नहीं रही, किक मारी, एक भी तकरार नहीं आई। ये पूरा नाटक, पेड नाटक था। ये जानबूझकर कुछ राजनीतिक उद्देश्य से हुआ होगा, या जो पेट्रोल और फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करना चाहते हैं और देश की इकोनॉमी को मजबूत नहीं होना, ये बड़ी स्टेटमेंट है ये आपकी। लोग वो कर सकते ये बड़ी स्टेटमेंट है आपकी।